आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से बड़ी अवामी और सियासी खबरें। पाकिस्तानी जो अमेरिका में मौजूद हैं उनको अब ख़तरा पड़ गया है कि ट्रंप की नई पॉलिसी के हल में कहीं उनको ही ना पलटा दिया जाए। ट्रंप ने सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग जो अमेरिका में आए हैं और ओवरस्टे कर चुके हैं या ग्रे एरिया के अंदर मौजूद हैं कि पेपर कुछ के बने हुए हैं कुछ के नहीं बने हुए, उनको निकालने का बंदोबस्त कर दिया है। अब पाकिस्तानी ये सोच रहे हैं कि कहीं हमारी बारी ना आ जाए। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस का भी इसके ऊपर एक बड़ा सवाल है। हम हुसैन हक्कानी जो पाकिस्तान के एक्स एम्बेसडर हैं उनसे बात करेंगे, वो ग्राउंड पर मौजूद हैं और वो हमें बताएंगे कि इस वक्त ट्रंप की पॉलिसी क्या है, पाकिस्तानियों को कितना परेशान होना चाहिए, और जो किसी ज़माने में प्लान किया करते थे कि निज़ाम को गुच्चा दे के वहाँ पर पहुँच जाएँ तो फिर अल्लाह सानू बचा लेगा, क्या वो बच पाएंगे या नहीं। हम कराची के अंदर होने वाले मुस्तफ़ा आमिर कत्ल का भी आपको फॉलोअप लेके देंगे। बहुत बड़ी स्टोरी है, इस वजह से नहीं कि एक निस्बतन मुतवव्वल ख़ानदान का सपूत मारा गया बेमौत बेचारा, इस वजह से नहीं कि उसके दोस्तों ने उसका बेमाना कत्ल किया, इस वजह से नहीं कि तावान की कॉल 2 करोड़ के लिए एक अमरीकी नंबर से मौसूल हुई, इस वजह से कि तफ्तीशी टीम ने एक ख़बर के मुताबिक मामला ख़राब कर दिया है। जो ओपन एंड शट केस होना था अब वो बहुत ही मुश्किल केस बनता जा रहा है, और इसके अंदर जो मुल्ज़िम हैं उनके बयानात भी अजीब व गरीब हैं। कभी कहते हैं कि हम पर पुलिस ने जादू कर दिया, हम सही बयान नहीं दे सकते। कभी कहते हैं कि मैंने तो गाड़ी के अगले हिस्से पर आग लगाई थी और उसका मामला अल्लाह पर छोड़ दिया था, मेरा क्या कसूर। इसका फॉलोअप भी हम लेके देंगे। लेकिन बड़ी स्टोरी हमारी रेलवे से मुतल्लिक है। हनीफ अब्बासी साहब जो अब रेलवे को संभाल रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे कि नंबर 1, ईद के दिनों में ये ट्रेनें हमारी कितनी महफूज हैं और बलूचिस्तान के साथ हमारे राब्ते कब बहाल होंगे, और ये जो हम नया सिक्योरिटी पैरामीटर तैयार कर रहे हैं ट्रेन को महफूज बनाने के लिए, ये कब से काबिल अमल हो जाएगा। इसके अलावा हम ये भी जानना चाहेंगे कि दहशतगर्दी का मामला जिसने उनके डिपार्टमेंट को यानी पाकिस्तान रेलवेज़ को एक बैनुल-अक़वामी खबर बना दिया, कब और कैसे निपटाया जाएगा। जी हनीफ अब्बासी साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू जी। आपका जो डिपार्टमेंट है वो गलत वजूहात की बुनियाद पर बैनुल-अक़वामी ख़बरों का मरकज़ है। जाफ़र ट्रेन के दहशतगर्दी के वाक़े के बाद जो बड़ा सवाल हमसे लोग पूछते हैं वो ये कि ईद के दिनों में ज़ाहिर रश भी बड़ा होगा, ये ट्रेनें चलेंगी या नहीं चलेंगी, अगर चलेंगी तो तहफ़्फ़ुज़ का क्या बंदोबस्त है, इसके ऊपर अगर आप हमें बता दें कि आपने क्या आप स्पेसिफिकली एक एरिया बलोचिस्तान से और जिसे जो ट्रेनें आ जा रही हैं ज़रा उसका बात कर लेते हैं, वो कितनी महफूज। उसके लिए ना परसों हमारी मीटिंग है वहाँ पे, वहाँ कोर हेडक्वार्टर में भी है, IGFC के साथ भी है, अपने DS के साथ भी है, CO, मैं, चेयरमैन, हम सब लोग वहाँ जा रहे हैं। सिक्योरिटी मतलब कि जब तक क्लियरेंस नहीं होती उस वक्त तक हम ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। ठीक, हम तो आज से मेरे ख्याल है कुछ 4-5 दिन पहले भी तैयार थे। मतलब इंसिडेंट के फ़ौरन बाद जो रेस्क्यू का काम जिस तरह सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने किया उस तरह हमारा जो रेस्क्यू का काम था हमने भी उसको पूरे तरीके से किया, और हम तैयार हैं, आज भी तैयार हैं। डिपार्टमेंटली आप तैयार हैं, लेकिन सिक्योरिटी जो है वो उसके लिए हम परसों जो है वो एक मीटिंग कर रहे हैं ताकि सिर्फ एक बलूचिस्तान में एक जाफर एक्सप्रेस वाली बात नहीं, बाकी भी ट्रेन हैं जिनका ऑपरेशन 4 या 5 ट्रेनें चलती हैं सस्पेंड है, तो उन सब को रिस्टोर करना है। हम बिल्कुल रेडी हैं और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हमें गो हेड मिल जाएगा परसों। और बाकी ट्रेनों के ऊपर सिक्योरिटी के इंतजाम क्या किए? देखिए पहली बात तो ये है कि मैं तले साहब आपको बता दूँ स्ट्रेट फारवर्ड के सिक्योरिटी के जो मेजर्स लेने दुनिया के अंदर जो हैं उसके तो हम अशर शीर भी नहीं है, नज़दीक से भी नहीं गुजरते हैं, और इसके ऊपर प्रेजेंटेशन भी हो चुकी है, ब्रीफिंग भी मैं ले चुका हूँ। IG नए आए हैं, उनको टास्क भी दे दिया है। लेकिन आपको एक मैं बात बता दूं कि स्कैनर जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आप दुनिया में चले जाएंगे यानी ये घड़ी भी उतार के वो कहते हैं स्कैनर से गुजारें, बेल्टें उतरवा लेते हैं, बेल्टें उतरवा देते हैं। हमारे पास स्कैनर ही नहीं है यानी किसी एक स्टेशन पे भी। ठीक है सर, उसके ऊपर अब सारा एक फिजिबिलिटी बन गई है, मेटल डिटेक्टर नहीं है। फिर उसके बाद आप मतलब सिक्योरिटी के वो इंतज़ाम जो इस वक्त रिक्वायर्ड हैं दुनिया के अंदर वो हमारे पास नहीं है। उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हम काम कर रहे हैं और एक प्रॉपर एक बना के समरी जो है वो प्राइम मिनिस्टर इस दौरान क्या करें फिर? इस दौरान हमने ये किया है कि अभी जैसे बहुत सारे स्कैनर ख़राब थे, उनको किसी ने मुझे 25 की डेट दी है, जैसे रावलपिंडी स्टेशन है, लाहौर है, कोयटा का जो स्टेशन है, ये बड़ी आपके लिए हैरानकुन बात होगी कि चारों तरफ से खुला है, वनरेबल है, यानी हर बंदा उसमें दाखिल हो सकता है।
उसके लिए मैंने सेल्फ फाइनेंस के ऊपर, बजाय इसके कि मैं समरी भेजूँ, पैसे आएंगे, फलां आएंगे, मैंने इसका एस्टीमेट दिया 4.7 का, और मैं इंशाल्लाह ताला इसको कोशिश करूँगा कि 60 डेज़ के अंदर अंदर उसको लेटेस्ट, मतलब कि उसका स्कैनर भी होगा सर, उसके अंदर लेटेस्ट अपना टक शॉप होगी, रेस्टोरेंट्स होंगे, ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी। बहुत काम करने वाला है। लेकिन ये जो अभी आपने कहा कि अभी क्या करें, उसके लिए जो पुलिसिंग है हमारी, रेलवे पुलिस है, उसको अभी तो नहीं हम वो जाके कमांडो ट्रेनिंग करवा सकते या फलां करा सकते, लेकिन हमने ये जो बलूचिस्तान की हद तक तो परसों हमने डिसाइड करना है IGFC के साथ बैठ के कि FC की कितनी बटालियन होंगी, या कोर हेडक्वार्टर में बैठ के कि किस तरीके से हमने इसको सिक्योर करना है पूरे ट्रैक को। लेकिन ये जो अटैक्स हैं, ये खता कलाम, ये जो अटैक्स हैं ये तो चलती ट्रेनों के ऊपर है। ये तो आपने जिक्र किया, वो बड़ा अहम है कि आपको कौन बोर्ड कर रहा है, कोई आप ने स्कैन करना होता है, सिक्योरिटी के बुनियादी मैयर्स हैं, वो तो अपनी जगह, लेकिन तो चलती ट्रेनों के ऊपर है। देखिए ना, ये तो ये फिनोमेना तो अब मैं रेलवे की सतह के ऊपर तो नहीं एड्रेस कर सकता, ये तो हुकूमती सतह के ऊपर एड्रेस भी हो रहा है और फोर्सेस की सतह के ऊपर भी हो रहा है। नेशनल सिक्योरिटी की जो हमारी मीटिंग हुई है उसमें जो चीज़ें डिसाइड हुई हैं, देखिए मैं आप खुली बात करूँगा, यहाँ हमने ना हर शख्स ने एक बेड़ा उठा लिया है, वो ख्वाह पॉलिटिशियन है, इंटेलेक्चुअल है, वो पॉपुलर बात करना चाहता है ताकि वो वायरल हो जाए, और वायरल की सूरत में आपको पता है फेसबुक पे कुछ, शायद यूट्यूब पे पैसे भी मिलते हैं, कुछ भी मिलता है। मैं वैसी कोई बात नहीं करना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मारंग बलोच की बात कोई करे, अगर कोई करे पशीन पख्तून की कोई बात करे, तो इनके साथ तो फिर बातचीत वाली बात तो मेरा ख्याल है कुछ ऑप्शन नहीं ना सर। अब हम जरा बड़े इशू के ऊपर जा रहे हैं, जिससे आपका डिपार्टमेंट मुतासर हो रहा है, अगर आपके डिपार्टमेंट की बिल्कुल भी ये जिम्मेदारी नहीं है, वो तो आपने ऑपरेट करना है। तो अब आप बतौर सीनियर सियासतदान और हुकूमत के एक अहम रुकन की हैसियत से, जिसने सिक्योरिटी की पॉलिसी की मीटिंग भी अटेंड की, ब्रीफिंग भी अटेंड की, अब ये जो मौजूदा पॉलिसी है, अब मारंग बलोच को आपने गिरफ्तार कर लिया, उसके साथ बलोचिस्तान यकजहती कमेटी के मेंबरान को आपने गिरफ्तार कर लिया, 6 बल्कि 12 दफात आपने उसके ऊपर लगा दी। अब इसके बाद क्या करेंगे? अच्छा नहीं, तल्ले साहब मेरी बात सुनो, पॉलिटिकल वर्कर हूँ, ठीक है जी, मैं वो पॉलिटिशियन भी नहीं हूँ जो मुंह में सोने का चम्मे लेके, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं एड्रेस करता हूँ। अभी कैरेज फैक्ट्री गया हूँ, मैंने एक जो यूनियन के लोग थे उनको साथ उसी तरह जप्पियाँ डाली जैसे मैं अपने अफसरान के साथ मिल रहा था, उनको उसी तरह एड्रेस किया, उनके इशूज़ को उसी वक्त हल करने की कोशिश की। मुझे तो कोई एग्जेक्टिव स्टाइल में ज़िंदगी गुजार, लेकिन जो पाकिस्तान की कास्ट के ऊपर अगर आप बात करना चाहें तो मैं तो कहता हूँ जी, जिस हद तक जाना चाहिए ना सिक्योरिटी फोर्सेस को, उस हद तक उसका पीछा करना चाहिए। ये कोई ये नहीं कह रहे आपको कि जी हमारे हकूक़ हैं, हमें पसमानदगी है, हमारी सड़क नहीं है, हमारा इसके ऊपर जो है हॉस्पिटल काम नहीं कर रहा, जनाब हमारी ट्रांसपोर्ट नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है। ऐसी बातें तो हो ही नहीं रही, ऐसी बातें तो दोनों नहीं कर रहे। और पूरी की पूरी को एड्रेस करने के लिए तो क्या अभी देखें ना, मिसिंग पर्सन बड़ा इशू जी, मिसिंग पर्सन का हर शख्स ने उठाया जी, मिसिंग पर्सन। अब इसमें से जो दहशतगर्द जो मारे गए, जाफर एक्सप्रेस, वो तो दहशतगर्द थे ना, कि वो भी नहीं थे जिन्होंने नो सुसाइड अपना वो जैकेट्स पहनी हुई थी, और जिन्होंने अटैक करके 27 से ज़्यादा शहीद कर दिए लोगों को। आप मुझे बताएं, वो तो दहशतगर्द थे ना। अब उनमें से मिसिंग पर्सन आधे से ज़्यादा तो मिसिंग पर्सन वहाँ से आपके निकल आए, जिनके नाम मिसिंग पर्सन में आते थे, वो तो जाके ट्रेनिंग ले रहे हैं अफगानिस्तान के। तो आपका भी नैरेटिव वही है जो रियासत के इदारों का नैरेटिव है। माजरत के साथ मुझे सवाल जी बिल्कुल पूछे, वो ये है कि अब आपने FIR दर्ज कर ली जी, अब आगे क्या करेंगे? FIR मतलब आपने उनके ऊपर सख्त तरीन शिकें भी लगा दी, मेरा ख्याल है प्रोसिक्यूट करेंगे, क्या करेंगे? मतलब आप क्या करेंगे? वही होगा ना, किसी को गोली तो नहीं मार सकते ना, गोली तो नहीं मारनी, प्रोसिक्यूट करना पड़ेगा। अगर गद्दारी का सुने ना, अगर गद्दारी का नहीं ना उसमें दफात, तो वो शामिल करें। अब बात निकल गई है, पानी पुलों के ऊपर से गुजरना शुरू हो गया है। आप देख लें, जितनी गुफ्तगू आप देख लें, जितनी आप स्पीचेस देख लें, जितनी आप इन्वेस्टमेंट देख लें लोगों की। अभी देखें, मैंने एक मुल्क की बात की, दूसरे मुल्क का मैं नाम नहीं ले रहा, मैं जिम्मेदार की हैसियत से नहीं लूँगा, ठीक है, शायद तो कभी एक्सपोज हो जाए वो भी। अब तीनों जगह के ऊपर इन लोगों की ट्रेनिंग हो रही है, BLA वालों की ट्रेनिंग के बगैर क्या जाफर एक्सप्रेस के हमला हो सकता था? तो ऐसे लोगों से मैं कहता हूं कि अभी जितनी ढील आपने दी है, रियासत ने दी है, वो भी गलती की है। जब बंदा एक लिमिट क्रॉस, रेड लाइन क्रॉस कर लेता है, तो फिर कोई लचक रखनी चाहिए निवासी साहब। बस फिर लचक रखते रखते फिर आप मुल्क जो है, बात सुने, सॉरी टू से, फिर बलूचिस्तान में और पाकिस्तान में अपना पंजाब के अंदर कोई इतना ज़्यादा फासला नहीं रहता ना। फिर यही आग जो वहां लगी हुई है, तो फिर यही हम रियासत देखें आज किसी देखें, पूरे पंजाब के अंदर पख्तून है, सिंध के अंदर पख्तून है,
अपना बलोच है सिंध के अंदर मौजूद है ना, पिंडी के अंदर बलोच मौजूद है ना। अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी ने ये आवाज़ उठाई है क्यों पंजाबी को मारा जा रहा है? वजह एक तासुब की आग फैलाने की वजह से। ये देखें ना, वो फैली नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुआशरा जैसे पहले फ़िरका वारियत में एक दूसरे के गले नहीं ना पड़ा, इसी तरीके से इस सुबाइयत की और इस ज़ुबान की बुनियाद के ऊपर भी हम एक दूसरे के गले नहीं पड़ रहे हैं। ये वही एलिमेंट है जो दुनिया, जिनको पीछे दुनिया से मुराद यानी वो लोग जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलना चाहते हैं। 9 कौंसल खाने हैं हिंदुस्तान के, 9 कौंसल खाने इस बाउंड्री के ऊपर क्या कर रहे हैं? उनका क्या काम है यहाँ पे? लेकिन देखिए, मैं दोबारा कहूँगा कि टीटीपी और वो जमातें जो पाकिस्तान के अंदर कालेदम करार दी जा चुकी थी, जो आखिरी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी उसके अंदर आपकी जमात भी शरीक थी, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर भी शरीक थे, आपके तमाम लीडरान मौजूद थे, जिसके अंदर बाजवा, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने ब्रीफिंग्स दी थी, जिसके बाद ये तय पाया था कि इन लोगों को हमने पाकिस्तान में लेके आना। तो उनका भी डिक्लेयर्ड एजेंडा पाकिस्तान को अंडरमाइन करना है। वो भी फौजियों को अगवा करके कत्ल करने की कोशिश करते थे और किया भी उन्होंने, दहशतगर्दी की। उनको बसा लिया ना आपने। ये तो कहने का मकसद हमने नहीं बसाया। नहीं, आपने, आपकी जमात ने एंडोर्स किया था उस इलामिया को। पता नहीं मुझे उस इलामिया का नहीं पता, लेकिन ये मुझे ज़रूर पता है कि मुझे बानी पीटीआई के तमाम वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये हमारे अपने लोग हैं, इनको हमने बसाना है। 45,000 लोगों को ला के यहाँ बसाया गया और उसके बारे में सारी इस वक्त की जितनी आपकी मशीनरी है, आर्म फोर्सेस के लोग हैं, वो कहते हैं ये गलत हुआ था। और इसके ऊपर एक शख्स को तो कोर्ट मार्शल उन्होंने कर भी दी है, ठीक है, शायद ये एलिगेशन भी उसमें शामिल हो। और भी लोग जो इसके अंदर मुलविस हैं उनको तो हो रहा था ना। अब मैं आपको सच्ची बात कर रहा हूँ, आपको पता, आप खैर उस वक्त अपनी बहुत सारी मुश्किलों में फंसे हुए थे, लेकिन आप यकीनन ये देख रहे होंगे कि उस वक्त अगर आप उस पॉलिसी के खिलाफ वो बात करते जो मैं आपसे इस वक्त इस पॉलिसी के बारे में कह रहा हूं, वो कहते हैं जी आप गद्दार हैं, आपको पता ही नहीं है, आपको उतार देना था। कहने का मकसद ये कि जब पॉलिसी बन रही होती है उस वक्त उसका तनकीदी जायजा पेश कीजिए। आपने एक स्टैंस लिया हुआ जी कि इन्होंने तुसी बस छड़ना नहीं है हुन, नहीं तो करें क्या, मार दें? तल्लत भाई मेरी बात सुने, अगर आप किसी को नहीं मारेंगे वो आपको मार दें, आपके बच्चों को मार दें, आपकी औरतों को मार दें। देखे ना, वो तो एक जो पैन के 9 सुसाइडर आए थे, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, क्या वो आपसे प्यार करने के लिए आए थे? वो आपसे मोहब्बत करने के लिए? वो तो आपके ये जो ताबूतों वाली बात चली थी, 200 ताबूत 250 ताबूत, और फिर वो बात इंडियन चैनल्स किस तरीके से उसको हाईलाइट कर रहा था, फिर यहाँ पे बैठे हुए जो फेक न्यूज़ का मेला लगा हुआ, फेक न्यूज़ का मेला लगा हुआ था। मैं भी यकीन माने कि रात गए तक जब मैं खबर ले रहा था तो मेरे भी यही था कि अगर 9 सुसाइडर हैं तो हो सकता है एक फट गया तो 50 तो गए। खबर यही बन रही थी, जो खबर नहीं थी, ठीक, लेकिन बनाई गई अगलों ने। लेकिन उस 9 सुसाइडर को डिफ्यूज भी तो किया कि किसी ने। आप ये भी तो देखें ना, वो प्यार करने के लिए, आपका जो क्वेश्चन था वो आपसे मोहब्बत करने के लिए नहीं आए थे, तो इसलिए जो आपको मारने के लिए आ रहा है ना, उसको मारना फर्ज बन गया। रिक्रूटमेंट ग्राउंड को तो न्यूट्रलाइज करना है ना। जब आप प्रोटेस्टर्स के ऊपर फायरिंग के इल्जामात लगते हैं, देखें ना वो प्रोटेस्टर क्या करने आए थे, ये भी तो तल साहब देखे ना। आप जैसे इंटेलेक्चुअल को तो पता, और ख़ास तौर पर सिर्फ इंटेलेक्चुअल ही नहीं है बल्कि आप तो ऐसे इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टर हैं जिन्होंने बड़ी दुनिया देखी हुई है। मुझे ये बताएं कि वो तो आपकी वो डेड बॉडीज दहशतगर्दों की छीनने के लिए आए थे, दे देते उनको, क्योंकि रियासत होती है ना। फिर आप कहते हैं जी वो रियासत से डेड बॉडीज छीन के ले गए हैं। वो तो डेड बॉडीज छीनने के लिए आए थे, दाखिल हो गए थे हॉस्पिटल्स के अंदर। तो ऐसे लोगों के लिए अब कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। मैं तो वो बात कर रहा हूँ, घिसी पिटी नहीं, कि जो पिछली बात, मैं तो आने वाले वक्त का आपको पता दे रहा हूँ कि अगर इस वक्त रियासत ना खड़ी हुई, इंटेलेक्चुअल्स ना कर, सिर्फ बलूचिस्तान की बात नहीं हो रही भाई, सिर्फ बलूचिस्तान नहीं है। आप देखें, इसमें पंजाब भी शामिल है, इसमें सिंध भी शामिल है, इसमें KPK के हालात भी आपके सामने हैं। अगर किसी जगह के ऊपर कोई सुसाइडर आता है तो उसका फैसिलिटेटर कौन है? पंजाबी। उसका फैसिलिटेटर कौन है? सिंधी। उसका फैसिलिटेटर कौन है? पख्तून। उसका फैसिलिटेटर कौन है? बलोच। तो वो फैसिलिटेटर है। आपने नेटवर्क को देखना, आपने एथनिसिटी थोड़ी देखना। या ठीक है सर, तो उस नेटवर्क को देखते हुए उसके ऊपर हमने हमला करना है। और दूसरी बात, आने वाले वक्त में अभी देखें, रात को भी कोशिश की गई कि पाकिस्तान की बाउंड्री में दाखिल हुआ जाए, और दाखिल होकर क्या करना है हमने। मैं फिर वही कहता हूँ कि फूल लेके कोई नहीं हमारे लिए आ रहा, वो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने के लिए आ रहा है। हम सब ने मिलकर अपना फ़र्ज़ अदा करना है, क्लियर और क्रिस्टल होकर। ये नहीं कि जी इसकी इसलिए मुखालफत नहीं करनी
कि यार जमहूरियत ये कहती है, ला ये कहता है, कानून ये कहता है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कहते हैं जमहूरी तरीके से हल करें, वो तो आपका लीडर कह रहा है जमहूरी तरीके से हल करें। जमहूरी तरीके से दहशतगर्द को एड्रेस करने के लिए ना उन्होंने कहा जमहूरी तरीके से। देखें, पसमानदगी का भी रोना रोया जाता है ना, पसमानदगी का भी रोना रोया जाता है। मैंने एक दफ़ा पहले भी किसी जगह बात की है, आपके सामने भी रखता हूँ। क्या पसमानदगी में, अगर गुर्बत में कोई शख्स भी अपनी माँ के गले को पकड़ता है, अपने वालिद के गले को पकड़ता है? गुर्बत में भी इस्तेसाल आसान हो जाता है ना जी। देखें, इस्तेसाल आसान हो जाता है। किसी ज़माने में सरदारों के साथ मसाइल थे, उनके साथ ये लोग लगे हुए थे। अब कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई पॉलिटेक्निक का पढ़ा हुआ है, वो पढ़े लिखे लोगों ने रिक्रूट होना शुरू कर दिया। तो हम यही कहते हैं कि रिक्रूटमेंट आपको बंद करवानी चाहिए। जो बंदा आपको हमला करे वो तो मारे। वो बात बिल्कुल ठीक है, रिक्रूटमेंट हो रही है, ये बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और 1 लाख रुपए पे पाकिस्तानी में हो रही है, 1 लाख रुपए। वो पैसा कहीं से आ रहा होगा ना। जो वेपन पकड़े गए हैं जाफर एक्सप्रेस पे अटैक के दौरान, वो भी लेटेस्ट मसले के वेपन्स थे, वो भी कहीं से आए हैं ना। उसके बगैर तो बंदा, अब देखें ना, यहाँ से जो भाग के इंटेलेक्चुअल्स आपके गए, जिनके पास पिंडी से लाहौर का किराया नहीं होता था, अब उनको करोड़ों रुपए क्यों मिल रहे हैं? उनको घर नया क्यों मिल रहा है? उनको गाड़ी क्यों नहीं मिल रही है? वो एक प्लानिंग के तहत वही मॉडल है जो मॉडल मैं 3 दफ़ा आपके प्रोग्राम में कर चुका हूँ। और मेरे मुंह में खाक पाकिस्तान के इस तरीके से तब्दील करना चाहते हैं, जोग्राफिया तब्दील। अब देखें ना, यमन तक वो आ गया, वो मॉडल यमन तक पहुंच गया ना। उसके बाद क्या है? एक थिक लाइन है ना आपके और यमन के दरमियान। तो क्या, कैसे आप उसको काबू करेंगे? आप ठीक है, न्यूक्लियर पावर है, किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी जरूरत इस तरीके से तो है ना, ये जो कुछ कर रहा है वो, कि वो वेपन भी देगा, पैसा भी देगा, और बाहर बैठा हुआ वो इंटेलेक्चुअल। लेकिन साथ आप ये भी कहते हैं, आपकी हुकूमत ये भी कहती है कि नया ऑपरेशन नहीं हो रहा। तो मैं ज़रा समझने से कहा सुनूं कि आपने अगर कुछ नया काम करना नहीं है, पुराने काम के नतीजे हमारे सामने हैं, वो रिजल्ट नहीं हासिल कर पा रहे, वहाँ पर रोज़ाना प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सड़कें बंद हो जाती हैं, ट्रेनें बंद हो जाती हैं, हवाई जहाज़ बंद हो जाते हैं, बैन-अवी खबरें बन रही हैं, लेकिन नया ऑपरेशन आपने नहीं कर रहे, तो फिर करना क्या है? अच्छा, ऑपरेशन तो होगा जी, ऑपरेशन इस तरह नहीं, मतलब मैं ये नहीं कहता कि, लेकिन जहाँ जहाँ फ़ौज मौजूद है, जहाँ जहाँ FC मौजूद है, जहाँ जहाँ पुलिस मौजूद है, वो तो मुकाबला कर रहे हैं। रोज़ डेली डेथ भी हो रही है, शहादतें भी हो रही हैं, आपके सामने हैं। लेकिन अब ये फ़ैसला हुआ है, जो नेशनल सिक्योरिटी के अंदर हुआ है फ़ैसला, इजलास के अंदर फ़ैसला हुआ है, वो तो अब ज़बान ज़द आम है कि जो लोग पाकिस्तान की रियासत को नहीं मानते, जो पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ वेपन उठाए हुए हैं, इसकी अपना सॉवरेंटी को चैलेंज कर रहे हैं, उनका पीछा किया जाएगा। वो अफ़गानिस्तान जाएंगे, वहाँ जाके उनका पीछा किया जाएगा। अगर एक और पड़ोसी मुल्क है जहाँ पे वो पनाह लेते हैं, अगर वहाँ जाएंगे, वहाँ उनका पीछा किया जाएगा, और यहाँ भी उनकी कमीन गाँव तक जाया जाएगा। ये तो फैसला हुआ है। अब ये किस तरीके से जाया जाएगा, ये मैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस की बुनियाद के ऊपर कोई ऐसा यहाँ पे ऐलान नहीं कर सकता, लेकिन ये तरीका। फिलहाल तो हमने एम्बेसडर सादिक के जरिए उनको अप्रोच किया है। फिलहाल उनको मिसाइल तो नहीं भेजा ना, सादिक साहब भेजे हैं उनके। नहीं, ठीक है ना, ठीक है, एतराज़ नहीं कर रहा, लेकिन अगर 60-70 बंदा यहाँ मार के कोई भाग जाए, या यहाँ पे किसी सिविल या दफाई इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला करके भाग जाए और भागता हुआ नजर आए, तो उसको हम कहेंगे चल भाई चला जा, कोई मसला नहीं, क्योंकि हम इतने ही लावारिस हो गए हैं, क्योंकि इतने ही हम हैं, क्योंकि इतनी हमारी फोर्सेस जो है वो लागर हो गई हैं। ये लागर नहीं हुई अभी, इंशाल्लाह ताला ये मुकाबला करेंगे। ओके, टुवर्ड्स द एंड ज़रा लोगों के किराए में आपने 20% कमी की ईद के लिए जी। वो कहते हैं 25 क्यों नहीं किया? सर देखिए, अब ये तो फिर 25 करता, ये तो 25 करता, लेकिन इसमें 2-3 मैं चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। आपको ट्रेन का सफ़र बड़ा, मैं कहता हूँ कि लाहौर अगर आप जाएँ ना, और हमें जो अभी मैं कोचेस देख के हूँ 180 की स्पीड पे हैं, और अगर हम ट्रैक को एड्रेस कर लिया हमने, तो हम 2 घंटे में लाहौर हुआ करेंगे। ठीक है जी, 180 की जो ट्रांसफ़र ऑफ 2 घंटे सर, मैं 270 किलोमीटर बनता ना सर। जो रेलवे का ट्रैक है ना, रावलपिंडी स्टेशन से लाहौर स्टेशन तक, ये 270 किलोमीटर। तो मैक्सिमम स्पीड है ना, मैक्सिमम स्पीड तो थोड़ी चलेगी। मैं कहता हूँ 160 पे लगा लें, ठीक, 160 पे लगा लें, 160 उतना ही बन जाता, फिर भी उतना ही बन जाता 2 घंटे में। मैं फिर भी थोड़ा सा ऐसी बात कर रहा हूँ कि 2 घंटे में हम लाहौर पहुँच जाएँ। इस वक्त जो अभी मैंने काम किए हैं, अभी ये देखें कि क्लीननेस के हवाले से, पंक्चुअलिटी के हवाले से बेहतरी आई है। ठीक, 5 ट्रेनें स्पेशल चल रही हैं, 5 ईद के दिनों में 5 स्पेशल ट्रेन जो लोगों के लिए चला रहे हैं, जो आम रूटीन से हट किए हैं, इजाफी ट्रेनें जिसे कहते हैं। ठीक है सर, 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, वो भी इकॉनमी क्लास में, फर्स्ट क्लास में नहीं दे रहे हैं। तीसरी बात सर, आज ही DG फूड से मैंने पंजाब से बात की है, जो फूड अथॉरिटी है, कि जितने हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, जितने हमारी टक शॉप्स हैं, जितने हमारे प्राइवेट
इस पैसेंजर ट्रेन के जो प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चल रही हैं उसके अंदर जितना खाना आता है, जितनी टॉक शॉस के ऊपर चीज़ें पड़ी हैं, रेस्टोरेंट चल रहे हैं, इन सब की सैम्पलिंग की जाए पंजाब की जुरिस्डिक्शन के अंदर, और उसके अंदर ये इंश्योर किया जाए कि हम क्वालिटी इंश्योर की जाए। एक हो गया सर। दूसरा बात यह है कि हम सिक्योरिटी के ऊपर चंद दिनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला ऐसे मेजर्स लेंगे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के होंगे। नजर आएगा। चलो ठीक है जी, हम भी 2 घंटे में लाहौर का सफर करना चाहेंगे। ब्रेकें है ना, इन्हें पता लगे अगली लंग गई है। नहीं सर, नहीं, इंशाल्लाह ब्रेक है। ठीक है, हैव टू लीव इट देयर। प्रोग्राम हमारा जारी। आइए नाज़रीन, आपको हम कराची ले चलते हैं जहां पर मुस्तफ़ा आमिर केस के अंदर नई डेवलपमेंट्स हैं। हमें लियाकत राना नुमाइंदा समा टीवी कराची ज्वाइन कर रहे हैं। इस केस को और दूसरे केसेस को बड़े करीब से फॉलो भी करें, रिपोर्ट भी करें। लियाकत साहब बहुत शुक्रिया। मैं ये खबर देख रहा था कि जो मुलजिम है वो कह रहा है कि मुस्तफ़ा को कत्ल नहीं किया, पुलिस ने मुझ पर जादू करवा दिया, बयान देने के काबिल नहीं हूँ, काले जादू की वजह से जिस्म में दर्द होता है, मैंने मुस्तफ़ा को गाड़ी में छोड़ दिया, गाड़ी के अगले हिस्से पर आग लगाई, वगैरह वगैरह। उसके नसीब में मरना ही लिखा था, थोड़ा बहुत मैं शरीक था। आप इन बयानात की रोशनी में और ये खबरें कि जो तफ्तीशी हैं उन्होंने केस ख़राब कर दिया, ताज़ा तरीन सूरत हाल में कैसे बताएंगे? देखें तलत साहब, जहाँ तक तफ्तीशों का ताल्लुक है तो वो इस केस को शुरू से ही सही तरह डील नहीं कर सके, तफ्तीश नहीं कर सके। ये पहला मौका है कि इंतहाई एक हीनियस क्राइम हुआ है, लेकिन उसमें मरकजी मुलजम ने भी पहले पुलिस के सामने एतराफ़ जुर्म किया, फिर वो अदालत में जाके उसने एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड करवाने से ये कहकर इनकार कर दिया कि पुलिस उसको ज़बरदस्ती उसको बयान लेना चाहती है, उससे एतराफ़ जुर्म करवाना चाहती है। जबकि जो को एक्यूज़ था शराज, उसने भी यही किया कि पहले पुलिस से कहा कि वो एतराफी बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए तैयार है, उसको जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, तो उसने वहां जाके जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास जो 1 घंटा उसको मिला सोचने का, उसके बाद उसने कहा कि मैं तो एतराफ़ नहीं करना चाहता, पुलिस वाले तशद्दुद करके मुझे कत्ल ये एतराफ़ जुर्म पर मजबूर कर रहे हैं। लेकिन दोनों मुलजमों ने ये इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि कत्ल हुआ है। मुलजम अरमगान है, उसने भी एतराफ़ भी किया है, उसका कहना है कि ये अचानक हुआ है, कोई मनसूबाबंदी नहीं की गई। एक तरह का उसने एतराफ़ जुर्म भी किया, लेकिन जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने जब जुडिशल मजिस्ट्रेट ने उसको सोचने के लिए वक्त दिया और ये कहा कि आप बयान दें या ना दें तो आपको जेल भेज दिया जाएगा, तो जब उसने कहा अगर मुझे जेल भेजना है तो मैं एतराफ़ नहीं करता। पुलिस वाले मुझे तशद्दुद का निशाना बनाते रहे, जबकि जो एंटी वायलेंस क्राइम सेल का थाना है वहाँ मुझ पर जादू किया गया, काला जादू किया गया, जिसकी वजह से मेरे जिस्म में दर्द होता रहता है। अब पुलिस मुझे जबरदस्ती एतराफ़ कराना चाहती है, लेकिन मैंने एतराफ़ नहीं किया। लेकिन उसने वहां भी अदालत के सामने कहा कि मैंने कत्ल किया है, लेकिन ये अचानक हुआ है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि हमें तो यहाँ से दूर से बैठ के लगता था, क्योंकि इस केस ने इतनी हाइप ली, इसके अंदर जो दिलखराश और रूह को तड़पा देने वाले हक़ाइक़ हैं वो सामने आए, एक निस्बतन बेहतर जो नेबरहुड है वहाँ से इस किस्म के अफराद का निकलना, बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हैं जो कौमी तौर पर सबके लिए रेलेवेंट हो सकते हैं। हमारा तो ख्याल था कि ओपन एंड शट केस है, तो तफ्तीशियों ने कहाँ पर डंडी मारी आपके ख्याल में कि केस जो है अब आपको तज़ब्ज़ुब का शिकार नजर आता है? शुरू में उसके वालिद, उसने पहले दिन से कहा था, वालिद उसका बार बार कह रहा था कि मुझे मेरे बेटे ने सब कुछ बताया है, उसने मुझे तो फ़ोन करके बताया कि ये हो गया, तो मैंने उससे कहा कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के इधर स्कर्दू की तरफ आ जाओ, लेकिन पुलिस ने उसको शामिल तफ्तीश नहीं किया। अब 2 दिन पहले अगर उसको गिरफ्तार किया तो वो भी एक अलग केस बनाया मनशियात का और असले का, जबकि उसको को एक्यूज बनाना चाहिए था कि वो शरीक जुर्म रहा, उसने जुर्म को छुपाया है। दूसरा, फिर मुलजम शराज जो है वो गवाह बनना चाहता था, वो अगर उसको वादा माफ गवाह बनाया जाता तो केस ज्यादा क्लियर हो सकता था। और जो अरमगान के 2 मुलाजमीन को इन्होंने चशमदीद गवाह बनाया, उनको को एक्यूज बनाना चाहिए था। पुलिस, फिर ये पहली दफा हुआ है कि जो मुलजम हैं वो जाके अदालत में मुकर जाते हैं। पुलिस ने किस तरह की तफ्तीश की है, कोई एक्शन नहीं लिया गया। प्रोसिक्यूशन भी बार बार उन पे वो सवाल उठा रही है कि ये हमसे नहीं पूछते। प्रोसिक्यूटर जुल्फकार
खबराई का कहना है कि हमसे मशवरा ही नहीं किया गया। जब अरमगान को 164 के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो हमसे नहीं पूछा गया, ना हमें बताया गया है। हमें उस वक्त पता चला जब मीडिया में यह खबर आई कि मुलजम ने अदालत के सामने बयान रिकॉर्ड करवाने से इनकार कर दिया। उसका कहना है कि मैंने कत्ल किया, अचानक कत्ल हुआ, लेकिन मैं एतराफी बयान नहीं रिकॉर्ड करवाना चाहता। लेकिन दोनों मुलजम हो या मुलजम का वालिद कामरान हो, इंतहाई शातिर हैं। वो पहले दिन से ही जो तफ्तीशी अफसर हैं उनको घुमा रहे हैं और तफ्तीशी अफसर लगता है कि उन दोनों की उंगलियों पे खेल रहे हैं। जी बिल्कुल, आखिर में और मुख्तसरन फरमाएगा आपके तजर्बे के पेश नज़र ये तमाम पेच खम सामने रखते हुए आपको ये केस किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? देखें तलत साहब, पहली बात तो ये है कि एक नौजवान का मर्डर हुआ, उसकी डेड बॉडी बरामद हुई, डीएनए हो गया, लेकिन जो मुलजम है या उसका वालिद है वो कह रहा है कि ये डेड बॉडी है ये मुस्तफ़ा आमिर की नहीं है। मामले को मशकूक बनाने की कोशिश की जा रही है। मुझे ये लगता है कि ये जैसे ही ट्रायल शुरू होगा तो वकला की तरफ से बार बार दरखास्तें दी जाएंगी कि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की जो दफात लगाई गई हैं 780 इसको ख़त्म कर दिया जाए। अगर ये केस ऑर्डिनरी कोर्ट में शिफ्ट हो गया तो फिर ये सुलह पे वाइंड अप हो जाएगा। जो मकतूल के वालिदैन हैं उन पर भी प्रेशर है कि वो सुलह कर लें, जबकि इस केस में बड़े बड़े लोगों के बच्चों के नाम आ रहे हैं, कुछ खवातीन के नाम आए, कुछ और नौजवानों के नाम आए। अरमगान का वालिद बार बार कुछ लोगों के नाम ले रहा था, लेकिन अभी तक पुलिस ने उसको शामिल तफ्तीश नहीं किया। तो लगता यह है कि एंड इसका सुलह पे जाके वाइंड अप होगा। जी बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम जारी है। ट्रंप की पॉलिसियां जो अमेरिका में पाकिस्तानी मौजूदन पर कैसे असरअंदाज हो सकती हैं। हमारे पास हुसैन हक्कानी साहब मौजूद है, साबिक सफ़ी तज़कियाकार और मुहक्किक और मुसन्निफ। हक्कानी साहब बहुत शुक्रिया। एक तो ये बताएं कि ये जो हम सुन रहे हैं ट्रंप की पॉलिसी से मुतल्लिक डिस्कोर्स, ये काबिल अमल कितनी है? बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये बीच अमल के पिट जाएगी, तो व्हाट इज़ योर टेक? बहुत सारी उनकी पॉलिसियां ऐसी हैं जिनके बारे में अदालतें फैसले करेंगी। बाज़ मामलात में और लोग भी फरीक उसमें शामिल हैं, वो भी रद्द अमल का इजहार करेंगे। मसलन इमिग्रेशन के बारे में जो पॉलिसी है उस पर सबसे बड़ा रद्द अमल जो है वो अमेरिका की कॉरपोरेशंस और कंपनियों की तरफ से आएगा। वो कहेंगी कि हमारे लिए आप आसानियां पैदा करें, हमें इमिग्रेंट लेबर की ज़रूरत है। लेकिन इसके बावजूद इसमें कोई शक नहीं है कि वो पिछले कई बरस की पॉलिसियों में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां लाना चाहते हैं, और अगर 100% नहीं सिर्फ 20-25% तब्दीली भी ले आए तो उससे अमेरिका का रुख काफ़ी हद तक बदल जाएगा। अच्छा, पाकिस्तानियों पे आ जाइए। जो पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद हैं और ग्रे ब्रैकेट में हैं, उनको जो अमूमी माहौल बना हुआ है उससे परेशान होना चाहिए या नहीं? मेरा तो ख्याल है कि परेशान होना चाहिए। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानियों का एक बहुत बड़ा तबका है जिसके पास ग्रीन कार्ड है, और उनकी गलतफहमी अब तक ये रही है कि ग्रीन कार्ड उनको वीज़े से जान उनकी छुड़ा देता है। वो पाकिस्तान में कई महीने रहते हैं, चंद महीने के लिए अपने बच्चों से या अपने अहले ख़ानदान से मिलने के लिए अमेरिका चले जाते हैं। ऐसे तमाम लोगों के ऊपर सख्त दबाव आएगा, क्योंकि ये एक पुरानी दलील है अमेरिका के इमिग्रेशन हुक्काम की कि ग्रीन कार्ड वीज़ा नहीं है। ग्रीन कार्ड अमेरिका में मुस्तकिल रिहाइश का इजाज़तनामा है, जिसके बाद आपको शहरी बनना होता है। और जो लोग इसको वीज़े के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि साल का बड़ा हिस्सा अमेरिका में नहीं गुजारते, उनके ग्रीन कार्ड एयरपोर्ट पर कैंसिल माजी में भी हुए हैं, लेकिन अब ज़्यादा शद्दोमत के साथ होंगे। दूसरी तरफ वो पाकिस्तानी हैं जो विजिट वीज़ा पे अमेरिका गए थे और ओवर स्टे कर गए इस उम्मीद पर कि किसी न किसी मंसूबे के तहत वो वहाँ अपने लिए आबाद होने का एहतमाम कर सकेंगे। उनमें से बाज़ ने जाकर वहाँ असाइलम की दरख्वास्तें दे दी। उनमें से भी बहुत सारे लोगों को मेरा ये ख्याल है कि ये इंतज़ामिया निशाना बनाएगी। और एक बात बड़ी वाज़ेह है कि उसका जो सबसे बड़ा निशाना है वो लोग हैं कि जो हिस्पानवी ज़बान बोलते हैं, जनूबी अमेरिका से आए हुए हैं, मेक्सिको से आए हुए हैं। लेकिन दूसरा बड़ा निशाना हमारे खित्ते के लोग भी हैं। अगर आपने देखा हो तो कम से कम 3 फ्लाइट्स इंडियन अमेरिकन की वापस इंडिया भेजी जा चुकी है, और इस वक्त भी एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक कम से कम 7-8 हज़ार पाकिस्तानी डिपोर्टेशन ऑर्डर्स की बुनियाद पर
कैद हैं, लेकिन उन्होंने कोई ना कोई दरख्वास्त दी हुई है जिसकी वजह से उनकी डिपोर्टेशन मुलतवी हुई थी। अब इंतजामिया की कोशिश ये होगी कि उन लोगों से कहें कि तुम दस्तखत करो इस बात पर कि तुम्हें जेल से आज़ाद किया जाए और फौरन डिपोर्ट कर दिया जाए। तो असर तो पड़ेगा पूरी कम्युनिटी पर। जो शहरी हैं, सिटीजन हैं, उन पर बराह रास्त असर ना पड़ा तब भी, क्योंकि उनके बहुत सारों के अहले खानदान इन मुख्तलिफ प्रोसीजर से फ़ायदा उठाते रहे हैं, पर भी असर पड़ेगा और नए जाने वालों के लिए ज़िंदगी ज़रा ज़्यादा दुश्वार हो जाएगी। आपने इससे पहले भी बात की है इसके ऊपर और आपने कहा था कि ये सफरी पाबंदियों का मामला है वो ख़तरा टल गया है और जो अमेरिका में बैठ के इनकलाब लाने वाले हैं उनको इसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन सफरी पाबंदियों का मामला ख़तरा टल गया है या ये इशू रिजॉल्व हो गया है, और क्या मुस्तक़बिल इशू तो रिजॉल्व नहीं हुआ, दोबारा से खुल सकता है, ये फाइल सामने आ सकती है या नहीं? देखिए, उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत को कुछ न कुछ शराइत बताई हैं या वो बताएंगे कि आपके यहाँ से जो लोग भी अमेरिका का सफ़र करते हैं उनके हवाले से हमें ये मालूमात चाहिए। अगर हमारी हुकूमत से वो मालूमात फराहम की गई और इत्मीनान बख्श सतह पर की गई तो शायद पाकिस्तान की कैटेगरी बदल जाए। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो फिर कैटेगरी दूसरी तरफ भी बदल सकती है, क्योंकि उन्होंने 3-4 कैटेगरीज क्रिएट कर दी हैं। बाज़ मुल्कों पर मुकम्मल पाबंदी है, पाकिस्तान उनमें नहीं है, लेकिन पाकिस्तान उन मुल्कों में है जिनके ऊपर सख्तर शराइत होंगी। और जब भी शराइत होती हैं तो तलत भाई हमेशा ये होता है कि उन शराइत के इतलाक में सख्ती भी हो सकती है और बाद में जाकर नरमी भी हो सकती है। तो दोनों इम्कानात अपनी जगह मौजूद हैं। रह गया अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान में इंकलाब लाने वालों का जिक्र, तो वो मैं पाकिस्तानी जो अमेरिका में रहते हैं उनको एक अरसे से कहता आया हूँ कि आप अमेरिका की सियासी ज़िंदगी में अपने आप को ज़्यादा शामिल करें। अगर उसमें शामिल हों तो फिर अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ हुकूक हासिल कर सकेंगे। अच्छा, ये शरीफुल्लाह की जो हवालगी हुई, इसके बाद लगा कि पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान एक नन्ही मुन्नी सी एक नई कोऑपरेशन वाली जो अलायंस, साहब उसको नहीं कहूँगा लेकिन अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। इस मुद्दे के पेश नज़र जो ओवरऑल ख़तरे हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से पाकिस्तानी ये महसूस करते हैं, आपको वो टलते हुए नज़र आ रहे हैं या आपके ख्याल में स्ट्रेटेजिक इश्यूज एक तरफ हैं और जो नॉर्मल मामलात हैं जो पाकिस्तानियों के लिए अब नॉर्मल हो सकते हैं वो चलते रहेंगे? देखिए, ट्रंप इंतज़ामिया स्ट्रेटेजिक इश्यूज और खारजा पॉलिसी को अंदरूनी मामलात से बड़ा मुख्तलिफ रखती है और रख रही है। अगर आपने देखा हो तो एक तरफ वो भारत पर टैरिफ्स के हवाले से दबाव डाल रहे हैं, दूसरी तरफ वो इमिग्रेशन के इश्यूज के ऊपर भारत के बहुत सारे मतालबात को मुस्तरद कर चुके हैं और करते जा रहे हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक इश्यूज के ऊपर कोऑपरेशन भी जारी है। ऐसा ही इम्कान के लिए भी मौजूद है, लेकिन देखना यह है कि क्या हमारी हुकूमत और हमारी एस्टेब्लिशमेंट उस इम्कान से पूरी तरह से फ़ायदा उठा सकेगी या नहीं। शरीफुल्लाह की हवालगी जो है उसके नतीजे में सदर ट्रंप ने अपनी तकरीर में पाकिस्तान का जिक्र करके पाकिस्तान को ये इशारा दिया कि अगर इस तरीके का ताउन जारी रहा और मुझे ये क्रेडिट मिलने का मौका कायम रहा कि मेरे दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के ताउन से और भी दहशतगर्द पकड़े गए हैं जिनके बारे में पाकिस्तान को मालूमात अमेरिका ने दी हैं, तो फिर आपके और हमारे ताल्लुकात में एक बेहतरी का इम्कान है। लेकिन आपको उनके मिजाज का पता है कि अगर बेहतरी ना हुई तो एक ही ट्वीट के अंदर उनका मौक़िफ़ और रवैया बदल भी सकता है। ये तहरीक इंसाफ के ट्रंप वाले ख्वाब हैं, ये आपको पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं? ये तो मुझे पहले दिन से पूरे होते नहीं नजर आ रहे, तो इसलिए मेरे राय में इस पे कोई फर्क नहीं आया। देखें ये पाकिस्तानी जो अमेरिका में हैं ना तो माली तौर के ऊपर इतने ज़्यादा ताकतवर हैं कि पॉलिसी पर असर अंदाज हो सकें, ना वो फिक्री महाज के ऊपर को बहुत ज़्यादा उनकी नुमाइंदगी मौजूद है। उन्होंने असल में ये किया कि कुछ कांग्रेसमैनों को चंदे दिए और उसके नतीजे में उन कांग्रेसमैनों को इस बात पर आमादा किया कि पाकिस्तान में जमहूरियत के बारे में बात करो, और हर अमरीकी चाहता है कि हर मुल्क में जमहूरियत हो, तो उन्होंने इस बात को कबूल कर लिया और कुछ बातें कह दी। लेकिन जो बड़े पॉलिसी इश्यूज हैं वो सिर्फ चंद डॉक्टरों के कहने से तब्दील नहीं हो सकेंगे, और उसमें स्ट्रेटेजिक अमेरिका की ट्रंप एक पूरी रीओरिएंटेशन कर रहे हैं अमेरिका की खारजा पॉलिसी की, नए हलीफ ढूंढ रहे हैं, पुराने हलीफों के साथ नई शराइत पे दोस्ती करना चाहते हैं। ऐसे माहौल के अंदर एक ऐसे फर्द के लिए कुछ करना जिसका ट्रैक रिकॉर्ड को बहुत ज़्यादा अमेरिका
दोस्त नहीं है और जिसके बारे में एक नाएतबारी का यानी उसका रवैया जो है वो हर एक को पता है, तो ऐसे में वो शामिल और दाखिल होना नहीं चाहेंगे। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।